मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं अपेक्षा मोदी। अपेक्षा आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये 67वीं बीपीएससी में 7वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुई हैं। अपेक्षा, आपको मेरी और संस्कृति आईएएस पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। साथियों, आज हम अपेक्षा जी के साथ उनके संघर्ष, उनकी सफलता की दास्तां और ऑफिसर बिटिया बनने तक के सफर पर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अपेक्षा, पहली बार आपको कब लगा था कि आपके अंदर एक प्रशासक छुपा हुआ है, आपको ऑफिसर बनना है? सर, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी थी अपने कॉलेज में, तो स्पॉन्सरशिप के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाना था, काफ़ी बार जाना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स रहती थी जिनसे मेरी बात होती थी, काफ़ी सारे डीएम्स होते थे जिनसे मेरी बात होती थी, और मैं बाहर वेट करती थी उन सारे लोगों के साथ जो कुछ काम के लिए आते थे। तो वो इन्वायरमेंट जो था ना गवर्नमेंट का, ऑफिस का, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा। मतलब जब लोग कॉर्पोरेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कंपनीज के लिए, मेरे दिमाग में वो कांस्टेंट चल गया था कि मुझे इधर ही आना है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी कि आपने उसी वक्त सोच लिया कि प्लेसमेंट नहीं लेना है, अब आगे बढ़ना है यहाँ से। एक आईपीएस लेडी थी, वो आई थी हमारे कॉलेज में और उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कम से कम 300 से ज़्यादा बच्चियों को बचाया था। अच्छा। तो ये मुझे, और उनसे मैं पर्सनली बात कर रही थी, तो उनके पर्सनालिटी ने, उनके ऑरा ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। तो वहाँ से वो सीड आ चुका था मन में कि इधर आना है। बीपीएससी में आज आप सफल हो गई हैं, लेकिन कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में जब व्यक्ति सफल होता है रातों रात क्लास बदल जाता है, वो स्टार बन जाता है। लेकिन इससे पहले की जो दास्तां है उसको लोग नहीं देखते हैं कि उसने कितनी रातें जो है जगा है, वो उसने अपने हिस्से की ताप को झेला है, अपने हिस्से की नमी को सोखा है। ये संघर्ष की पूरी दास्तां आपके कैसे रही, कितने वर्षों की रही, ये हमें बताइए। काफ़ी लंबा चला गया जर्नी। 2018 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद डायरेक्टली मैं सिविल सर्विसेज में आ गई थी। एंड कभी सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। बीच में 2 साल कोविड में भी चले गए। बिल्कुल। तो काफ़ी लो मोमेंट्स आता था। किसी किसी दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था और किसी किसी दिन तैयारी छोड़ देने का भी मन करता था। तो लेकिन किसी तरह से कोई ना कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कोई ना कोई इंसान ऐसा जिंदगी में रहा जो बार बार मोटिवेट करता रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर थी, वो बहुत मोटिवेट करते थे, मेरे भैया थे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस रखते थे कि तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। उतना कॉन्फिडेंस, इतने टाइम के बाद खुद पे भी विश्वास उठ जाता है कि अच्छा अभी तक तो कुछ किया हो ही नहीं पा रहा है, तो पता नहीं शायद कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे। बट धीरे 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 फिर जब इतना टाइम लगने लगा तो एक जुनून भी आ गया कि नहीं, अब तो करके ही छोड़ेंगे। ये बीपीएससी में आपका पहला प्रयास था? हाँ, बीपीएससी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। इसके पहले जो बीपीएससी के एग्जाम्स होते थे मैं उनको अटेम्प्ट देती ही नहीं थी, मतलब इग्नोर कर देती थी, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा मेरा फोकस था। बट क्योंकि टाइम लग रहा था तो घर में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही थी, तो मैंने अपने फादर के लिए एग्जाम दिया था कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे कि इसमें एसडीएम की सीट आई है, तो तुम इसमें एसडीएम ले लो, उसके बाद तुम्हें जितनी तैयारी करनी है तुम करते रहो। तो उनको रिलैक्स करने के लिए मैंने ये पेपर दिया था। बट अभी 7th आई है तो ये सोचा नहीं। कलेक्टर बन गए, अब डिप्टी हटा के बस कलेक्टर बनना है। हाँ, यस। ओके। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे? सब क्योंकि इतने लंबे टाइम से रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए कि रिजल्ट आने वाला होता था, तो पहले नर्वसनेस होती थी। इस बार तो ऐसा हुआ कि लग रहा था कि रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव रहेगा, बस ये डर था कि बीएएस मिले या ना मिले, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, तो रूम पे पढ़ाई हो नहीं रही थी। आप दिल्ली में थी उस समय? हाँ, मैं दिल्ली में ही थी। तो मैं 2 दिन पहले से मैं लाइब्रेरी में कम पढ़ती हूँ, मैं रूम पे ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मैंने लाइब्रेरी 2 दिन पहले ज्वाइन किया और मैं वहाँ लेक्चर सुन रही थी। मुझे लगा कि ये सब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, श्योर तो कुछ है नहीं, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। एंड देन अचानक से ट्वीट आया सर का, चेयरमैन सर का, कि रिजल्ट पब्लिश होने के लिए दे दिया गया है। तब मैं थोड़ा सा पैनिक की अरे यार, अब तो रिजल्ट आने वाला, अब टाइम आ गया, थोड़ा सा पैनिक कर सकते हो। तो फिर मैं अपने फ्रेंड को बोली कि चलो चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पता नहीं रिजल्ट आने वाला है। तो वहीं कैफ़े में ही मेरा रिजल्ट आया था और मैं कैफ़े में ही वहाँ पे डांस करने लगी थी। तो वो काफ़ी वो वाला मोमेंट था मेरे लाइफ का। जब रिजल्ट आया आपने देखा होगा, आपका नाम आ गया और आपने देखा कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका नाम आ गया, जो इस परीक्षा का सबसे उच्च पद होता है। ठीक है, सबसे पहले किसको खबर किया था अपने घर में?
सबसे पहले मम्मी को फोन किया था। अच्छा, क्या था उनका रिएक्शन? मम्मी तो रिजल्ट सुनी ही नहीं, पहले ही रोने लगी। मतलब वो रो ही रही थी। तो मैंने उनको पहले बोला 2 मिनट पहले शांत हो जाओ, पहले सुन तो लो रिजल्ट क्या आया है। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी सीरियल नंबर 4 है एंड मेरी रैंक 7 आई है एंड मुझे SDM मिल गया है। तो वो और रोने लगी। तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम शांत हो जाओ, मुझे पापा को फोन करने दो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। तो बहुत ही ज्यादा वो रोने लगी थी। मुझे 2 मिनट फिर उनको चुप कराना पड़ा, शांत कराना पड़ा। फिर पापा को फोन किया एंड ही वाज लाफिंग। वो खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। फिर मेरी सिस्टर भी रोने लगी एंड ऐसे ही फिर धीरे धीरे खुशी के आंसू थे। हाँ, खुशी के ही आंसू थे। अपेक्षा, आपने कहा कि आप कॉलेज में जब थी तो बाकी लोग प्लेसमेंट के लिए सोच रहे थे, आप उस वक्त नहीं सोचे। आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट क्या था? मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग था एंड मैं एक्चुअली प्लेसमेंट में बैठी भी थी। अच्छा। बट मुझे फर्स्ट कंपनी जो आई थी कॉलेज में, उसमें ही प्लेसमेंट मिल गया था, तो काफ़ी टाइम मिल गया था। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको, बट उस जो टाइम जो मिला था उसमें मैंने डिसाइड किया, काफ़ी टाइम लिया उसको डिसाइड करने में कि जॉब में ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना है। तो मुझे लगा कि 4 साल तो इंजीनियरिंग किया है, अब इसको वेस्ट ना हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो डायरेक्टली आ जाते हैं इस सिविल सर्विसेज में। तो ऐसा ही था। सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि ये इंजीनियर्स लोग जो हैं यही ज़्यादातर सेलेक्ट हो रहे हैं। आप भी इंजीनियर ही हैं। आपको लगता है कि क्या प्रशासनिक सेवा का सिलेबस ऐसा हो गया है या एग्जाम का अप्रोच ऐसा हो गया है कि इंजीनियर्स ही ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों के लिए जगह नहीं बच रहा है इसमें? सब ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियर्स के लिए सिलेबस आसान हो गया है ये। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ वालों के ही ये सब्जेक्ट है, हम तो इंजीनियरिंग कर कर आए हैं। आर्ट्स वालों के लिए क्योंकि वो थोड़ा पढ़े होते हैं पहले से, तो वो आसान हो जाता है। बट इंजीनियर्स का सर ऐसा है कि हम लोग 4 साल में ऐसे ट्रेंड हो जाते हैं कि हम लोग कोई भी नए सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इंजीनियर्स के में वो एबिलिटी थोड़ी सी ऐसी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज सर ये पेपर ऐसा है कि कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट वो कंप्लीट कर सकता है। किसी ने इनफैक्ट ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता है। अगर आपने मतलब आप क्वालिफिकेशन देखोगे जो एग्जाम मांगता है, उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है यू शुड बी ग्रेजुएट। बिल्कुल, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। तो आप बस ग्रेजुएट होकर इस एग्जाम को दे सकते हो और ये लेवल प्ले करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, IIT से, एम्स से, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से, छोटे इंस्टीट्यूट से, किसी का कैसा भी बैकग्राउंड हो उस एग्जाम में एक्सेल कर सकता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कहा जाता है कि वो सेमेस्टर एग्जाम जब आने वाला होता है आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ते हैं। और बहुत सारे तो तिश्मार खां ऐसे होते हैं जो आखिरी रात में पढ़ते हैं और जाके अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है वहाँ से, कॉलेज से सीखते हैं, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जब आते हैं, क्या इसका फायदा मिलता है इन चीज़ों का? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कभी कभी कोई चैप्टर ऐसा होता था जो मेरा रह जाता था, तो मैं अपने आप को कांस्टेंट रिमाइंड करती थी कि अरे यार इतना बड़ा सब्जेक्ट मैंने एक रात पहले कंप्लीट किया, तो बस एक चैप्टर है और अल्टीमेटली तो एग्जाम में परफॉर्म करना है ना। बिल्कुल, उसको पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं क्या फर्क पड़ता है। तो कभी कभी कोई चैप्टर ऐसा मिस हो जाता था या रिवाइज नहीं होता था, तो मैं अपने आप को याद दिलाती थी कि अच्छा ये तो छोटा चीज़ है बहुत, ये कर लेंगे सुबह जाके। और ऐसा हुआ भी है, जो GS पेपर 2 में साइंस के जो क्वेश्चंस थे मैंने एक रात पहले पढ़ा था उसको। अच्छा। और थोड़ा सा वो रेप्लिकेट कर गया। तो वही है कि इंजीनियर्स में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो एक रात पहले पढ़ते हैं और वो एडवांटेज मिल जाता है। हाँ, वो मतलब एक्चुअली ये सिर्फ माइंड का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रिलैक्स हो तो आप 1 घंटे पहले भी पढ़ के उसको लिख सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आई थिंक वो ट्रेंड हो गई तो ऐसा हो गया। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अभी एक शब्द आपने कहा कि ये माइंड का गेम है। गेम में कई चरण होता है पार करने के लिए। अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देखें तो इसमें भी कई चरण है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। लेकिन प्रीलिम्स का जो स्तर हो गया है आजकल, वह रिजेक्शन का फेज हो गया है, वो सिलेक्शन का रह नहीं गया है। तो प्रीलिम्स को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आप उसके लिए तैयार किए खुद को? सब प्रीलिम्स का ऐसा था कि MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो मेरा भी प्रीलिम्स, इनिशियल प्रीलिम्स UPSC का तो निकला ही नहीं, 2-3 अटेम्प्ट नहीं निकला। 3 अटेम्प्ट आपने UPSC के दिए? हाँ, 3 अटेम्प्ट दिए थे, वो नहीं निकला। फिर ये चौथा अटेम्प्ट था, वो मेरा क्लियर हुआ। UPPCS का निकला, BPSC का ये जो अटेम्प्ट है। तो सब प्रीलिम्स में MCQ सबसे बड़ा, मतलब प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो, चाहे वो जैसा भी हो, बस कीप प्रैक्टिसिंग। बिकॉज टाइम, सही टाइम पे सोचना, कैसे क्या टैकल करना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो प्रीलिम्स में
एमसीक्यूज को सॉल्व करने का माइंडसेट जो होता है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स आप कह रही हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं थोड़ा सा और विस्तार से इसमें जानना चाहूँगा। प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसा आपने खुद कहा कि आप यूपीएससी में 3 बार प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो बीपीएससी में भी लगातार कई बार से प्रीलिम्स दे रहे हैं और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए दूसरी, वो लोग जो अभी अभी नए हैं, इस मैदान में उतरे हैं, तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए, इस दोनों के लिए क्या क्या आप बताना चाहेंगे? सब पहला तो कि प्रीलिम्स में रिस्क बहुत होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, जब पता हो कि इसकी नेगेटिव मार्किंग जाती है। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है, तो डर बहुत लगता है अटेम्प्ट करने में। बट मेरा मानना ऐसा है कि जब हम क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो सही होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क कैपेबिलिटी जो होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज वो डेवलप करनी होगी, थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप करना होगा कि ये सही लग रहा है, बट कभी भी लगता है ऐसा कि ये सही लग रहा है तो पता नहीं ये होगा या नहीं, बट उस डर को ओवरकम करना जरूरी है और ये प्रैक्टिस से आएगा सर। कैलकुलेटिंग रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहे हैं, मार्क्स क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा वो हम लोग लोअर साइड में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीलिम्स में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करना जरूरी है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो कहाँ से शुरुआत करें? उनके लिए मैं कहूँगी पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें और बदलते पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करें, क्वेश्चंस बदल कैसे रहे। अब क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यूज आ रहे हैं बिहार में, तो आप पीवाईक्यूज जो यूपीएससी के वो सारे कर जाओ, ताकि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के बाहर कोई बोल रहा है अरे यूपीएससी का पीवाईक्यू आ गया तो आपको लगे कि ये कहाँ से पूछा, ये तो मेरा गलत हो गया। तो पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, जिस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है 2-3 स्टेट पीसीएस के, उनको अच्छे से देखो, उनको अच्छे से समझो। और काफ़ी इंटेंसिव प्रिपरेशन होती है एटलीस्ट प्रीलिम्स में, तो मैं ये मानती हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। मेंस में थोड़ा सा आपके हाथ में कमांड होता है तो आप मोल्ड कर सकते हो खुद को, बट प्रीलिम्स में बहुत इंटेंसिव, कितना एमसीक्यू हो सके उतना प्रैक्टिस करो, उससे नहीं भागने की जरूरत है। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ होता है तो लगता है कि यही जो है सबसे बड़ा कठिन फेज है, लेकिन एक बार जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, आपने भी अनुभव किया होगा, तब लगता है कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है, अब मेंस की बारी है। यहाँ आंसर राइटिंग को बहुत महत्व दिया जाता है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपने कैसे इसकी तैयारी की? हाँ, डेफिनेटली जो मेंस, मतलब मेरा जैसे कि लिखने का आदत था, तो मैं सारा कुछ नोट्स लिख कर बनाती थी एंड मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स रिटन प्रिपेयर्ड थे। और पहले अटेम्प्ट में हर कोई ऐसा हर कुछ लिख देता है अपने पन्ने पे, तो मुझे उसका कुछ नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं दोबारा इसको लिखूंगी। तो पहले मैं सारा कुछ एक पन्ने पे लिख देती थी जो मुझे समझ में आता था उस क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट मतलब जो भी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसे 200 पेज का नोट्स बना लिया एक सब्जेक्ट का, फिर अगले रिवीजन में मैं उसको 100 पेज पे ले आती थी, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा उसको कट करती थी, फिर उसके बाद 50 पेज, ऐसे करके मतलब 2-3 रिवीजन कर करके फाइनल एक नोट्स प्रिपेयर होता था 10 पेज का, और उसको एक रात पहले एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो 2 पेज में बना लेती थी। तो मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइदर आप राइटिंग करो या फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, मतलब नोट्स बनाओ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, मतलब ये करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये टेस्ट सीरीज को लेकर के बहुत बातें की जाती है, टेस्ट सीरीज लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगेन सर, टेस्ट सीरीज लगाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर कोई टॉपिक खत्म हुआ है या फिर या तो आप पहले ही देख लो क्वेश्चंस का एरिया क्या है, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो एक बार दिमाग में आ जाएगा तो हमारा एरिया जो प्रिपरेशन होता है वो लिमिट हो जाता है। और टेस्ट सीरीज जब अटेम्प्ट करो तो उसके पहले ये ध्यान में रखो कि सारे पीवाईक्यू हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर एक भी पीवाईक्यू बचा है तो पहले उसको कंप्लीट करो, जब सारे पीवाईक्यूज हो जाएं तब टेस्ट सीरीज में आओ। जब मेंस का रिजल्ट आ गया होगा तो खुशी बहुत हुई होगी आपको, जाहिर सी बात है, लेकिन तब एक चीज लगता है कि अब आखिरी स्टेज है, अगर इसको पार कर लिया तो यहाँ से फिर बेड़ा पार हो गया। तो इंटरव्यू का जो फेज होता है बहुत दिलचस्प भी होता है और थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो इंटरव्यू के फेज को आपने कैसे महसूस किया, किस तरह से आपको कहाँ से मदद मिला उसके लिए? सर इंटरव्यू का जब मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए 10 दिन मिला था शायद प्रिपेयर करने का, तो मेरा टारगेट यही था कि मॉक्स दो जितना हो सके और बातें करने का कोशिश करो, मतलब जो भी है उनसे एकदम कूल, मतलब माइंड थोड़ा कूल हो चुका था। आई थिंक उस स्टेज पे आ गए इतने टाइम से कि थोड़ा सा दिमाग शांत हो चुका है, तो आराम से हम्बल तरीके से बात करो। ये मुझे पता था कि क्योंकि मैंने एक बार और इंटरव्यू दिया है यूपी पीसीएस का, तो मैंने फील किया है कि अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो वो मुझे ये समझ में आ गया था कि वो नॉलेज टेस्ट कर ही नहीं रहा है, वो आपको जब अनव करते हैं या आपको थोड़ा सा
ऐसा क्वेश्चन करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनको कैसा टैकल करते हो वो देखते हैं, वो आपके एनालिटिकल स्किल्स देखते हैं। तो मैं मॉक्स देती थी, मुझे लगता था मैंने 6-7 मॉक्स दिए हैं। तो उसमें मैं बस सिंपली कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके उतना नॉर्मल तरीके से बस बात करूं, और कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो मैं सॉरी बोल देती थी। और अपने एरिया के बारे में पढ़ लो, अपने सब्जेक्ट के वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और ऐसा ना हो कि कुछ बेसिक उन्होंने पूछा है तो वो गलत कर दो। अदरवाइज कोशिश करो कि जो एनालिटिकल क्वेश्चंस वो आ रहे हैं उनको अच्छे से डील करो। संस्कृति आईएएस में भी आपने मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ, यहाँ पे मेरा सबसे पहला मॉक यहीं पे हुआ अच्छा, था। हाँ। कैसा रहा था अनुभव यहाँ का? अच्छा था, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, और फीडबैक भी उनका अच्छा था। मॉक का जो लेवल इंस्टीट्यूट का होता है, जैसे कि आपने संस्कृति आईएएस में मॉक टेस्ट दिया, हाँ। और जब आयोग में आप इंटरव्यू देने गए, कितना लेवल मिलता है? कठिन होता है यहाँ से या आसान होता है वहाँ पे? मॉक्स में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, मॉक में डिफिकल्ट हो जाता है। अंदर का सर जो ऐसा होता है कि मॉक्स में मुझे लगता है कि क्योंकि वो प्रैक्टिस होता है तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मतलब डिफिकल्ट क्या, मतलब अंदर का जो मैंने फील किया है सर वहाँ पे बीपीएससी आयोग में, वो बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल इन्वायरमेंट होता है। मतलब वो कोशिश करते हैं कि पहले आपको कंफर्टेबल करें, फिर आपको अनकंफर्टेबल करें। अच्छा। तो पहला उन्होंने ऐसा कॉर्डियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो टैकल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मॉक का, मतलब इंटरव्यू का बीपीएससी का काफ़ी अच्छा रहा था। इंटरव्यू जब आप आयोग में दे रहे होंगे तो इंटरव्यू देते हुए ऐसा लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा या क्या होगा नहीं होगा, कुछ मामला ऐसा लग रहा था मन में? नहीं, बट जब बाहर निकली थी तो ये फीलिंग आई थी कि इंटरव्यू अच्छा गया है, क्योंकि मुझे याद है मैं निकली थी तो सारे जो गार्ड लोग बैठे हुए थे बाहर, तो उन्होंने ऐसा पूछा था कि कैसा रहा, तो लाइक अच्छा रहा। हाँ। तो उन्होंने बोला अच्छा इसका तो अच्छा गया है। अच्छा। तो वो बहुत फनी वे में हम लोगों ने बात किया था। तो हाँ, मुझे अच्छी फीलिंग आई थी इंटरव्यू देके। कोई ऐसा क्वेश्चन है इंटरव्यू का जो आप बताना चाहेंगे, या उस क्वेश्चन को जवाब देते हुए आपको लगा होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब दे लिया तो यहाँ पर चांस बन जाएगा? हाँ, एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था उनका। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा। तो काफ़ी देर तक मेरा इंटरव्यू चला था, लगभग जनरली एवरेज जा रहा था 10-12 मिनट का। अच्छा। तो मेरा 15-20 मिनट का चला गया था। ओके। और कोई फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे नहीं आए थे मेरे पास, तो सारे मोस्टली एनालिटिकल ही थे। तो एक क्वेश्चन मुझे लास्ट मेंबर ने पूछा था, और उन्होंने ऐसा बोला था कि गांधी जी ऐसा कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होनी चाहिए, बट हम लोग इतना ज़्यादा हाई फाई लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेंजा लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम उनके सिद्धांत से अलग हट रहे हैं? हमारा जो मतलब सिद्धांत वाइज हम गांधी जी की इस फिलॉसफी को भूल गए हैं। तो ये सवाल सुन के मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इसका जवाब दे दिया सही से, हाँ, तो ये मुझे नंबर दिला देगा। अच्छा। तो मैंने उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और बोला कि सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये दो चीज़ें एक्सट्रीम एंड पे हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा एक बैलेंस हो सकता है। और उदाहरण के तौर पे मैं एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेना चाहूँगी, और मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा सिंपल लाइफ किसी ने लीड की है, और उनसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी ने साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट में उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो जवाब को सुनकर सारे लोग, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे हैं जिनको सब मानते हैं, तो सब ने एक साथ स्माइल किया था। तो मुझे लगा शायद वो सबको पसंद आया है। कई बार कहते हैं ना कि इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू खुद चलाता है। आप समझ गई थी, क्रैक कर गई थी कि अगर यहाँ से सही हो गया तो मामला बन जाएगा। हाँ। और वो अच्छा भी रहा आपका। हाँ, अच्छा फलीभूत रहा। आपके इंट्रो के लिए एक चीज मैंने कहा था कि ऑफिसर बिटिया मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा कि आप भी एक लड़की हैं, लड़कियों के लिए कितना कठिन होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में आना। ठीक है, यूँ तो आप जहाँ जा रही हैं सर्विस करने, बिहार राज्य की बात करेंगे हम, तो बिहार राज्य में देखेंगे शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, और महिलाओं का शिक्षा दर देखेंगे वहाँ पर साक्षरता दर तो और भी कम नजर आएगा। वहाँ आप काम करने जा रही हैं, तो आपको कैसे लगता है कि कैसे आप वहाँ मैनेज कर पाएंगी, क्या करना होगा आपको? सर ये बात तो सच है कि एक लड़की होकर मतलब ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है स्पेशली, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घर से, समाज से थोड़ा प्रेशर आ जाता है। मतलब मुझे तो डायरेक्टली कभी कुछ सुनने को नहीं मिला ऐसा, बट ऐसा लगता था कि शायद फादर को मिलता है कि कितने टाइम और दे रहे हो, हाँ, कब शादी कर रहे हो, ये सब आता है, बिल्कुल आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो किसी भी घर से हो। अल्टीमेटली मिडिल क्लास फैमिली है तो उनको थोड़ा सा तो वो आता है। तो सब क्योंकि
मैं ऐसा मानती हूँ कि एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है समाज में किसी भी चीज़ का। तो आज जैसे मैं देख रही हूँ कि जब मेरा हुआ है तो मुझे बहुत सारे गार्जियंस का कॉल आ रहा है कि आप मेरी बेटी को भी बता दो। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, अगर मैं कहीं रहूँगी एज एन ऑफिसर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे वहाँ की फीमेल ऑफिसर्स को या लेडी आईपीएस जिनसे मुझे मोटिवेशन मिला, तो शायद वैसे ही किसी को मुझसे भी मिल जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है। पेरेंट्स को लेकर के आपने चर्चा किया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको सुनने के लिए नहीं मिला। लड़कियों के लिए तो होता है कि जैसे ही आपने जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, बातें आनी शुरू हो जाती है कि शादी कब कर रहे हो। आपने बहुत अच्छा कहा कि आपको सुनने को नहीं मिला, आपके पापा को सुनने को मिला होगा, उन्होंने झेला होगा उस चीज़ को। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं? सब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की ने ये बोला है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी बच्चे ने भी ये बोला है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो पेरेंट्स को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सर वो अकेले तो कर नहीं पाएंगे, घर से लड़ाई झगड़ा करके ऐसा तो नहीं है कि वो तैयारी में उतर जाएंगे। उनके पेरेंट्स ने अगर सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है कि वो बच्चे का नाम आ जाए कल को लिस्ट में। तो एक बार तो भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो डेयर करना होता है ना, इस एग्जाम की तैयारी करना है, ये सोचना ही खुद में बहुत बड़ी बात है। बच्चे नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रिविलेज एक मुझे मिला था कि इतने साल, मैं उसको एक प्रिविलेज ही समझती हूँ कि मेरे फादर ने कभी ये नहीं बोला कि आप छोड़ दो। तो ये 4-4.5 साल जो मुझे वक्त मिला, वो एक प्रिविलेज ही था मेरे लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर उसने डेयर दिखाया तो थोड़ा सा डेयर आप भी दिखा दो, और बिल्कुल थोड़ा साथ देना, थोड़ा सा साथ दे दो। आप झारखंड से आती हैं, जहां आप काम करने जा रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनके, वो बिहार है। अब वहाँ की स्थिति देखिए, व्यवहारिक तौर पे बताता हूँ कि वहाँ एक चीज़ ये होता है कि अगर लड़की को पढ़ाने के लिए इतने खर्च करोगे, इससे बेहतर है कि दहेज में इतना पैसा काम में आ जाएगा, है ना। ये एक व्यवहारिक समस्या देखी जा रही है वहाँ समाज। आपके लिए भी एक चुनौती बनेगा जब आप वहाँ जाएंगे काम करने के लिए। कैसे इन सब चीज़ों को आप संभालेंगी वहाँ, क्योंकि लड़कियाँ तो आपके पास भीड़ लगाने के लिए आने वाली हैं, आप टॉपर के लिस्ट में रही हैं। क्या करना होगा, कुछ लगा आपको? सर दहेज तो पहले तो लॉफुल है ही नहीं, बट क्योंकि वो सोसाइटी में है, तो अगर वो आता है सामने तो उसको तो पहले तो करने का कोशिश करना है। बट इन केस अगर कोई गार्जियन ये सोच रहे हैं कि पैसे दहेज के लिए बचा ले, तो आज के समाज में सर शादी किसी की खुशी की गारंटी तो नहीं है। सही बात है। कि अगर आप दहेज देकर उसको अच्छे घर में शादी करा दो तो आपकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन अगर उसने खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया है और उसके पास एक फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके चांसेस ज़्यादा है खुश होने के। बिल्कुल। बाकी सर मैं इसमें ऑब्वियसली प्रशासन में आऊंगी तो टैकल करने का कोशिश करूंगी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानकारी मिली कि आप एक स्टार्टअप में भी काम किए हुए हैं, जॉब किए हुए हैं। तो कितना मुश्किल था कि जॉब छोड़ करके फिर तैयारी में आ जाना? सर मैंने 2 बार जॉब छोड़ा है। अच्छा। एक बार तो जो कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ था उसको छोड़ा, और फिर एक बार स्टार्टअप में जो ज्वाइन किया उसको छोड़ा। सर थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था, बट जब मैंने स्टार्टअप को ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने 3 साल से मेहनत किया था और मुझे रिजल्ट मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेकर जॉब करना चाहिए, तो मैंने स्टार्टअप को ज्वाइन किया। बट फिर मैंने वहाँ देखा, वहाँ भी सब मेहनत ही कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ भी सब काम कर रहे हैं, वहाँ भी अपने लाइफ को सब लीड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे ये मिला वहाँ पे स्टार्टअप में कि जब खुद के लिए सब जी रहे हैं तो एक बार और कोशिश करो खुद के लिए मेहनत करने का। आपने रीस्टार्ट किया खुद? तो फिर मैंने उसको छोड़ा और 2022 में मई में मैं लक्ष्मी नगर आई और सबसे किनारे मतलब एक कमरा लेकर मैंने डिसाइड किया कि अब 1 साल खुद को फिर से बंद करना है। तो दोबारा से रीस्टार्ट किया। हाँ। और फिर सफलता आपके दरवाजे आ गई। आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही थी, आपने पीसीएस का भी एग्जाम दिया, दोनों के नेचर में थोड़ा सा अंतर तो है। किस तरह से मैनेज किया आपने इन सब चीज़ों को? सब मुश्किल तो होता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस में, बट क्योंकि अब थोड़ा सा सिलेबस दोनों का अलाइन कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो बस अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट पीसीएस की, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जैसे क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बट सिलेबस तो मोर और लेस दोनों का सेम ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस द वे द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वो डिफरेंट हो जाता है। इस प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को लेकर के काफ़ी बातें की जाती है कि अखबार कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हिंदी का पढ़ना है कि इंग्लिश का पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना जरूरी है या नहीं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर न्यूज़पेपर तो ज़रूरी है। क्योंकि
एज अ सिविल सर्वेंट भी आपको पढ़ना ही होगा, और इस एज एन एस्पिरेंट तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सर। अच्छा। स्टेट पीएस में तो ऑफ कोर्स आते हैं, और इवन यूपीएससी में भी जो एक एनालिटिकल स्किल्स चाहिए वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, वो कोर है। मेंस के नोट्स कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर से प्रिपेयर होते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें एडिटोरियल अच्छी लिखी हुई है उसको पढ़ सकते हैं, ताकि उनका एनरिचमेंट होता रहे कंटिन्यूअस। जब कभी लगता होगा कि लंबा सफर हो गया है, अब मुश्किल हो रहा है, कॉलेज के यार दोस्त जो हैं काफ़ी आगे निकल गए होंगे और हम एक बंद कमरे में बैठ करके किताबों के साथ समय गुजार रहे हैं, तब कैसे खुद को मोटिवेट करते थे? आपने कहा आपने रीस्टार्ट किया खुद को, कैसे किया ये सब? खुद को मोटिवेट कैसे किया आपने? सर थोड़ा सा चुभता था कि नहीं हो रहा है, तो बट फिर लगता था कि अब शुरू किया है तो एंड तक तो जाना है। और कुछ लोग थे, जैसे मैंने बोला मेरी सिस्टर थी, मेरे पेरेंट्स थे, भैया लोग थे, वो लोग कभी ऐसा फील नहीं होने दिए कि नहीं होगा। वो लोग हमेशा ये रिमाइंड करते रहते थे कि कभी ना कभी तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक वो था, और जो सेल्फ मोटिवेशन था सर वो इस चीज़ से आने लगा कि मतलब थोड़ा सा ईगो पे भी आ गया था सर कि ऐसे कैसे नहीं होगा। ऐसा क्या कमी कर दिया है मैंने पढ़ाई में जो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो जुनून एक सर पे बहुत ज़्यादा आ गया था कि इस बार तो करना है चाहे जो भी हो जाए। और मैं हर बार ये बोलती थी कि ये डू एंड डाई का केस है हर एग्जाम के पहले। तो अच्छा। वो वर्क किया, मतलब ईगो पे लेना पड़ेगा। हाँ। कि हम क्यों नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं, आज अपेक्षा कर सकती हैं, तो बाकी लोग भी सफल हो सकते हैं, वो भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। सब प्रॉब्लम यही है मिडिल क्लास के कि एक मिडिल क्लास फैमिली की, कि वो कभी सोच ही नहीं पाते कि अच्छा मतलब उसकी रैंक 1 आई है, उसकी रैंक 2 आई है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आ जाता है। मैंने भी नहीं सोचा था सिंगल डिजिट रैंक आएगी, बट ये हमेशा था कि एसडीएम तो चाहिए। मतलब बीएएस में तो अगर मैंने स्टेट पीसीएस दिया तो एक बार में वो मिल जाए, तब जाके फिर मैं यूपीएससी को आगे फर्दर परस्यू करूंगी। तो ये एक बैकअप आपने ले लिया। हाँ, अभी आप यूपीएससी देंगी? मोस्ट प्रोबेबली हाँ। नहीं, अच्छा भी आपके पास वक्त है और आपके पास अटेम्प्ट है, देना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रश्न जो है वो खत्म हो चुके हैं। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहें, खास करके लड़कियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कुछ और भी आप बताना चाहें तो जरूर बताइए। सब लड़कियों से पहले मैं उनके पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप पीछे नहीं हटे। अगर आपकी बेटी ने ये डिसाइड किया है कि उसको यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप उनको एक बार मौका तो ज़रूर दें, क्योंकि ये एज, ये मेहनत, ये यूथ वापस नहीं आता है। अगर ये चला गया तो फिर उन्हें बाद में शायद इस चीज़ का रिग्रेट रह जाएगा कि मुझे मौका ही ना मिला पढ़ने का। तो वो ना होने दें और हमेशा उनके साथ रहे। हो सकता है कि उनको सक्सेस नहीं मिले, जैसे मुझे नहीं मिला। जब मैंने अपने फादर को बोला कि आप मुझे एक मौका दो, तो मुझे नहीं मिला एक मौके में सक्सेस, तो उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका दिया, चौथा मौका दिया, और तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ। अगर वो भी डिटर कर जाते मेरे जैसा कि ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि मैं भी पीछे हट जाती थी, बट मेरे फादर मुझे पुश कर देते थे, मेरी बहन मुझे पुश कर देती थी, मेरी मम्मी मुझे पुश करती थी, तो वो एक है। और जो लड़कियां हैं उनको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा गट्स दिखाकर अगर वो तैयारी में उतर जाएं या मतलब प्रिपरेशन करें, तो अगर वो करना चाहती हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा मेहनत मतलब करना चाहिए सर। एक बार तो अगर वो कोशिश करना चाहती है तो ज़रूर ये रिस्क लेना चाहिए कि ठीक है, बट हाँ ये इंश्योर करें कि अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो कुछ टाइम के बाद एक बैकअप उनके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एक मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा अनसर्टेन फील्ड है सर, इसमें गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिल जाएगी। मुझे भी नहीं पता था कि अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करती। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप रख के इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। बहुत बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है। साथियों, जैसा कि अपेक्षा जी ने कहा भी है कि एक तो सपोर्ट चाहिए परिवार का, दूसरा खुद में विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने रीस्टार्ट किया है, तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी वादे के साथ कि दूसरे प्रोग्राम में हम किसी और मेहमान के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपेक्षा जी, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।